आइए अब खबर विस्तार से। यूपी के वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की जांच की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से हिंदू पक्षकारों को झटका लगा है। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ हिंदू पक्ष हाईकोर्ट जा सकता है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। वाराणसी कोर्ट के जिला जज ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले को हिंदू पक्षकारों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जहां कथित शिवलिंग पाया गया है उसे सुरक्षित रखा जाए। ऐसे में अगर कार्बन डेटिंग के दौरान कथित शिवलिंग को क्षति पहुंचती है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। ऐसा होने से आम जनता की धार्मिक भावनाओं को भी चोट पहुंच सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 16 मई को जो आदेश है उसको सील करने का, वजूखाने में शिवलिंग प्रकट हैं उनके साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ न हो। बहुत कुछ बदल गया है और तो बड़ा अनुकूल वातावरण है। अभी तक तो लगातार हमें विजयश्री प्राप्त हो रही थी। ठीक है, एक ब्रेक मिला हुआ है और इसका अध्ययन करने के बाद हम अगली न्यायालय में देखेंगे कि क्या नीति अपनाई जा सकती है। कोर्ट के इस फैसले को हिंदू पक्षकारों के लिए झटका माना जा रहा है। हालांकि हिंदू पक्ष वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद ऊपरी कोर्ट में अर्जी लगाने की तैयारी कर रहा है। आशा ये लगाए बैठे थे कि कोर्ट उसको स्वीकार करेगा और उसके संबंध में कोई आदेश पारित करेगा जिससे कि उसमें जो एप्लीकेशन पड़े हैं उसका समर्थन होगा। लेकिन कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। कोर्ट खारिज यदि कर दिया है तो ये लोअर कोर्ट है, आगे चल करके हाई कोर्ट में जाएगा। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है माइनॉरिटीज़ के और दूसरे मजहबी लोगों के, उसको भी लिहाज में रखा गया है और अमन अमान कायम रखने की इस सिलसिले में कोशिश की गई है। और अदालत के अंदर जो फैसला किया गया है वो कानून के मुताबिक किया गया है और मैं समझता हूं कि ये काबिले इत्मीनान बात है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में निचली अदालत ने 11 अक्टूबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट को यह तय करना था कि कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक तरीके से ज्ञानवापी परिसर की जांच कराना है या नहीं। हिंदू पक्ष की ओर से शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की गई। हिंदू पक्ष को कार्बन डेटिंग से ये पता चलने की उम्मीद है कि ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद कथित शिवलिंग कितना प्राचीन है। दरअसल कार्बन डेटिंग ऐसी विधि है जिसकी सहायता से किसी चीज की उम्र का पता लगाया जाता है। इस पद्धति से उम्र की गणना की जाती है जिसे एब्सोल्यूट डेटिंग भी कहा जाता है। हालांकि कार्बन डेटिंग के भी कई वैज्ञानिक पैंच हैं। बहरहाल हिंदू पक्ष की उम्मीदों पर फिलहाल कोर्ट के फैसले ने पानी फेर दिया है, लेकिन ऊपरी अदालतों में अपील का रास्ता अभी भी खुला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आ रहे हैं। मौका होगा हिंदी माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत का। लाल परेड ग्राउंड में एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और आम लोग भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अमित शाह के दौरे को लेकर कई विभागों के मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सीएम ने कई जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। 16 अक्टूबर को अमित शाह भोपाल आ रहे हैं और ये दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। इस दिन नई शिक्षा नीति के तहत पहली बार हिंदी माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत की जाएगी। हिंदी को बढ़ावा देने और गांव-गांव तक काबिल छात्रों को अंग्रेजी की मुश्किलों से निजात दिलाकर मेडिकल की शिक्षा में भाषा की परेशानी दूर करने की ये ऐतिहासिक पहल है। इस मौके को और खास बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कई तैयारियां की हैं। मसलन शनिवार को भोपाल में हिंदी से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही सूबे के सभी जिलों में हिंदी के लिए दीप जलाए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर हिंदी माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई को लेकर बीजेपी खासी उत्साहित है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का कहना है कि इस देश में एक नया इतिहास बनने जा रहा है। उस दिन कई प्रकार के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कई हितग्राहियों को लाभान्वित करने का काम भी होगा।
तो आज मैं मीडिया के मित्रों को एक बात बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर एक नया इतिहास बनने जा रहा है। 16 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी पर हिंदी में मेडिकल किताबें भी जारी करेंगे, जिसे लेकर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। 16 अक्टूबर को हमारी फर्स्ट ईयर की तीनों किताबों का विमोचन हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी करने वाले हैं और ये केवल मेडिकल की पढ़ाई में हिंदी की शुरुआत नहीं है, बल्कि ये आजादी के अमृत महोत्सव पर गुलामी की जो प्रतीक बहुत सारे पहलू थे उनको समाप्त करने की भी शुरुआत है। 16 अक्टूबर को लाल परेड ग्राउंड में मेगा कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें हजारों छात्रों के साथ आम लोग भी शामिल हो रहे हैं। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल में बदलाव कर लिए हैं। नेताओं की प्रोफाइल में हिंदी माध्यम में मेडिकल एजुकेशन की थीम से जुड़ी तस्वीरों को जगह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में शामिल शशि थरूर का भोपाल में एक बार फिर दर्द छलका है। उन्हें दर्द इस बात का है कि आखिर चुनाव में राज्य की कांग्रेस इकाइयां मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके मुकाबले ज्यादा तरजीह क्यों दे रही हैं, जबकि नियम के मुताबिक किसी प्रत्याशी को खुला समर्थन नहीं देना है। यहां तक कि अशोक गहलोत भी सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नजर आ रहे हैं। है कि दोनों उम्मीदवार को जो समान ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, ये मध्य प्रदेश में मुझे मिला। मैं बहुत बहुत खुश हूं और ये सही है कि दूसरे प्रदेशों में मैं ये नहीं देख सका, क्योंकि जिस किस्म के स्वागत खड़गे साहब को मिले नेतृत्व की तरफ से, ये मुझे नहीं मिला। उधर थरूर के दर्द को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर तंज कसना जारी है। बीजेपी का कहना है कि थरूर ने 10 जनपद पर नाक नहीं रगड़ी, इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। बीजेपी लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान पर भी निशाना साध रही है, जिसमें खड़गे ने कहा था कि बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। देखिए, शशि थरूर जी का बेसिक जो उनकी अप्रोच है उसमें ही गलती हो गई। शशि थरूर जी 10 जनपद पर नाक रगड़ते तो उनको तवज्जो मिलती। शशि थरूर जी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की चमचागिरी करते तो उन्हें कांग्रेस में इज्जत मिलती। खड़गे जी ने कह ही दिया कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो बलि का बकरा बनेगा। भोपाल में बंद कमरे में शशि थरूर और कमलनाथ की मुलाकात भी हुई और पीसी दफ्तर में कांग्रेस डेलीगेट्स से चर्चा भी हुई। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस को मजबूत बनाने का मंत्र भी दिया। थरूर ने कहा कि संघ और बीजेपी एक है, लिहाजा दोनों के खिलाफ राजनीतिक हमला तेज करने का मंत्र थरूर ने दिया है। हालांकि थरूर का ये मंत्र उनके अध्यक्ष पद की दावेदारी में कितना काम आता है, ये 19 अक्टूबर को मतगणना होने के बाद ही पता चलेगा, जिसे लेकर थरूर का दावा है कि नतीजे हैरान करने वाले होंगे। वासु चौरे के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। बीजेपी के 4 विधायकों के संपर्क में होने के दावे के बाद नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पर बीजेपी ने सवालों और जुबानी हमलों की बरसात कर दी। बीजेपी पूछ रही है उन विधायकों के नाम जो गोविंद सिंह के संपर्क में हैं, लेकिन गोविंद सिंह का कहना है कि वो किसी का भरोसा कैसे तोड़ सकते हैं। उधर इस मामले में अब कमलनाथ ने भी एंट्री कर ली है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान के बाद चली सियासी आंधी अभी थमने के मूड में नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस में एक दूसरे पर जुबानी हमलों का दौर लगातार जारी है। बीजेपी गोविंद सिंह से पूछ रही है कि जरा नाम तो बताइए, आखिर बीजेपी का कौन सा विधायक आपके संपर्क में है। दरअसल गोविंद सिंह ने कह तो दिया कि कांग्रेस के बीजेपी में गए कुछ विधायक वापसी के लिए संपर्क में है, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। साथ ही ये भी कह दिया कि दागियों को वापस नहीं लिया जाएगा। अब जो बात मैंने कल कह दी उस पर कायम हूँ और मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। झूठ बोलने और लब्बाजी करने की मेरी आदत नहीं है। सच्चाई है, लेकिन मैं किसी का अहित नहीं चाहता। मैं किसी ने अगर कोई विश्वसनीय बात विश्वास हम पे किया है तो मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता।
उधर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान पर कमलनाथ का भी रिएक्शन आ गया। कमलनाथ ने भी कहा कि ऐसे विधायकों पर पार्टी ना तो भरोसा करती है, ना ही सौदेबाजी की राजनीति पर। ये सब सौदेबाजी में मैं कभी नहीं रहता। अगर सौदेबाजी मुझे करनी होती तो आज हमारी सरकार होती। सर लेकिन वापस आना चाहते हैं क्या विधायक जो छोड़ के गए? चलिए सर, जो विधायक छोड़ के गए वो वापस आना चाहते हैं क्या? लेकिन कांग्रेस के इस दावे को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी ने पूछा कि अगर विधायक संपर्क में है तो नाम बताइए। मंत्री विश्वास सारंग ने करारा पलटवार करते हुए ये तक कह दिया कि नेता प्रतिपक्ष मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं क्योंकि पार्टी में उनकी स्थिति ठीक नहीं है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि नेता प्रतिपक्ष जी अपनी बात को खुलकर बोलते हैं। मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो विधायक का नाम बताए ना। ऐसे जवाबी जमा खर्च करने से राजनीति नहीं चलती। अब मुद्दा यही है कि नेता प्रतिपक्ष जी की कुंठा इसी बात की है कि पूरी मीडिया की सुर्खियां तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ले जाते हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद गोविंद सिंह जी की स्थिति कांग्रेस में बहुत ही खराब हुई है और इसलिए मीडिया की सुर्खियों में आ जाऊं, इसलिए ऐसे सेंसेशनल बयान वो दे रहे हैं। गोविंद सिंह ने कांग्रेस से बीजेपी में गए 4 मौजूदा विधायकों के संपर्क में होने का दावा तो जरूर कर दिया है, लेकिन यह दावा जुबानी जंग तक ही सीमित है। जमीन पर ऐसा कोई नेता सामने नहीं आया जिससे गोविंद सिंह के दावे का दम साबित हो पाए। वासु चौरे और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल। कोरिया की धरती एक बार फिर हिली है। एक बार फिर यहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग दहशत में हैं। भूकंप के लगातार आने से इन झटकों पर जानकार क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। फिर हिली धरती, कांप उठा कोरिया। भूकंप से दहशत, बड़े खतरे की आहट। तारीख 14 अक्टूबर 2022, समय सुबह 5:28 कोरिया अभी नींद से जाग ही रहा था कि धरती हिलने लगी। लोग दहशत में आ गए। इन झटकों से कहीं घर गिर गया। लोगों को लगा कि खदान में ब्लास्टिंग के कारण घर गिरा। गुस्साए ग्रामीणों ने SCCL कटघोड़ी का घेराव कर दिया। खदान में तालाबंदी कर लोग नारेबाजी करने लगे, लेकिन माजरा और ही कुछ था। कोरिया की धरती भूकंप से हिली थी। बैकुंठपुर के राक्या और दुधनिया कलाम इलाके में भूकंप के झटके आए थे। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक 4.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र धरती की सतह से करीब 10 किलोमीटर गहराई में था। अभी फिलहाल जो सूचना मिली है उसके हिसाब से 4.8 मैग्नीट्यूड के भूकंप है। कोरिया के बैकुंठपुर से ये जो जगह है वो है राक्या और दुधनिया कलाम करके जगह है, इसके बीच में है। वहाँ पर सेंटर है जिसकी गहराई है वो 10 किलोमीटर है। इसका ये जो आया है वो 5:28 पर आया है और ये जो तीव्रता है वो 4.8 रिएक्टर स्केल में है। तीसरी चीज़ ये है कि इसकी यदि हम लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड देखें तो ये 23.23 लेटीट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है 82.58 डिग्री। प्रदेश में कई बार भूकंप के झटके आए हैं, खासकर सरगुजा संभाग में। कोरिया और अंबिकापुर में 4 महीने के भीतर 4 भूकंप के झटके आ चुके हैं। इस साल पहला भूकंप का झटका 11 जुलाई को आया। इसके बाद 29 जुलाई, 4 अगस्त को भी धरती कांपी। ऐसे में एक बार फिर भूकंप आने से जिले के लोग डरे हुए हैं। सरगुजा संभाग में विगत कई महीनों से भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। इसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं, चिंतित हैं, कहीं बड़ा हादसा ना हो जाए। रिएक्टर के पैमाने के हिसाब से देखेंगे तो 4.1 झटका महसूस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरे सरगुजा संभाग के वासी इस भूकंप के झटके को लेकर आशंकित हैं और डरे हुए हैं कि ये क्यों बार बार ऐसा हो रहा है। जो पब्लिक पे दहशत बनी हुई है वो कैसे इनको करे कि मतलब ये लोग ठीक ठाक मतलब सुरक्षित रह सके। किस कारण सारा इसको कुछ शासन को मतलब इसका जांच करना चाहिए कि क्यों भूकंप बार बार यहाँ आता है। लेकिन कोरिया में भूकंप के झटके क्यों आ रहे हैं? बताया जा रहा है कि ये क्षेत्र सिस्मिक तौर पर येलो जोन में आता है। ऐसे में यहाँ भूकंप की संभावना बनी रहती है।
हालांकि जानकार बता रहे हैं कि भूकंप के इन झटकों से ज्यादा नुकसान की आशंका नहीं है, लेकिन कच्चे मकान गिर सकते हैं। एपिसेंटर से 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में नुकसान की संभावना बनी रहती है। जो जगह है वहाँ पर हुई है, ये कोरिया जो क्षेत्र है मुख्य रूप से देखा जाए तो कोयला खदान वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ है कि ये है सिस्मिक दृष्टि से ये येलो जोन में है, यानी कि यहाँ पर कभी भी भूकंप है वो आने की संभावना बनती है। इससे बहुत ज़्यादा डैमेज होने की तो संभावना नहीं है, लेकिन जो कच्चे मकान है या जिसका बेस है ठीक नहीं है उसमें क्रैक्स आ सकते हैं। और जो डैमेज में है वही है कि जो कच्चे मकान है वो है गिर सकता है, और जो एपी सेंटर है उससे जितना ज़्यादा दूरी पर रहेगा वो उसमें डैमेज है वो कम होते जाता है। तो मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो 20 से 40 किलोमीटर के जो रेंज है उसमें है डैमेज होने की संभावना रहती है। आज जो भूकंप आया है वो बहुत तड़के सुबह आया है, और यद्यपि वो 5 मैग्नीट्यूड से कम का भूकंप था, इसलिए बहुत माइल्ड कहा जाता है इस तरह के भूकंप को। लेकिन बार बार इसकी जो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है उससे यही प्रतीत हो रहा है कि वो एक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अब चिन्हांकित हो रहा है। कोरिया में आ रहे भूकंप के झटके हल्के हैं, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि लगातार इस तरह के भूकंप आते रहे तो बड़े भूकंप भी आ सकते हैं। भूगर्भ शास्त्री अनिल सिन्हा बता रहे हैं कि भूकंप का एपिसेंटर कोयला उत्खनन का क्षेत्र है। इसके अलावा इलाके में 2 बड़े जलाशय भी हैं। इनका कहना है कि ये बड़े जलाशय भूकंप का कारण हो सकते हैं। जिस क्षेत्र में ये भूकंप उत्पन्न हो रहे हैं वो एक तो कोयले के उत्पादन के क्षेत्र हैं, उत्खनन के क्षेत्र हैं, और दूसरा एक बड़ा मैंने ऑब्जर्व किया है कि 2 बड़े जलाशय हैं इन क्षेत्रों के बीच में। दोनों बड़े जलाशय में बहुत ज़्यादा पानी का जमाव है। उत्तर में भी एक बड़ा जलाशय है गेज जलाशय, और दक्षिण में भी जो है झुमका डैम है। हम जानते हैं कि बड़े जो जलाशय होते हैं, बड़े जो डैम होते हैं, वो भी भूकंप के बड़े कारण माने जाते हैं। स्थानीय कारण तो माने ही जाते हैं। मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा रिसर्च होना चाहिए। कोयला उत्खनन लगातार हो रहा है, और साथ ही बड़े डैम में जो जल का संग्रहण है वो छिंदडांड गांव, लगभग उसका जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो उसी तरह का है। तो इस कारण से ये थोड़े से माइल्ड किस्म के भूकंप यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन यदि लगातार इस तरह के भूकंप आते रहे तो हो सकता है कि बड़े पैमाने के भी भूकंप आने की संभावना बनती है। भूकंप के इन झटकों से कोरिया के लोग दहशत में हैं। जैसा कि जानकार बता रहे हैं कि यहाँ लगातार भूकंप क्यों आ रहे हैं। कोयला खदान, जलाशय या फिर कोई और कारण है, इसकी पड़ताल जरूरी है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।